गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले डाला था GS1 का पेपर यूपीएससी मेंस का, और इस लेक्चर में मैं GS पेपर 2 के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है कि भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु यह अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। थर्ड, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है। 4 नंबर, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। 5वां, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी है। टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट, भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएं हैं, क्या और असमानताएं हैं? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद तथा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिए। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की व्यवस्था की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीयकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है। टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट, भारत आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। नेक्स्ट, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों की बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर का औचित्य को सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट, I2U2 समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा? नेक्स्ट है, स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस तरह से मैंने आपके सामने 20 क्वेश्चन पढ़ा। 20 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे 2-3 क्वेश्चन को, तो बाकी क्वेश्चन आसान आए हुए थे, ठीक क्वेश्चन थे। पेपर 1 की तुलना में पेपर 2 ठीक था, जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है पेपर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र और सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु यह अधिकार असीम नहीं है। आर्टिकल 19 में ये प्रावधान किया गया है कि आप देश के सभी जगह पर घूम सकते हैं, लेकिन अपने आप में असीम अधिकार नहीं, उसमें व्यक्तिगत प्रबंधन लक्ष्य का स्पष्ट दिया हुआ है। आराम से उसको 150 वर्ड में ले सकते हैं, इसमें अच्छे नंबर भी आ जाएंगे अगर पूरा लिखिएगा तो। पहला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, क्योंकि इसमें कह रहा है कि पर्यावरणीय समस्या का संवैधानिकरण, आपको इससे जुड़ा कुछ वाद याद होना चाहिए। अगर वाद याद नहीं है तो ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है। जो तीसरा क्वेश्चन है, शक्ति का विकेंद्रीकरण जमीनी स्तर पर शासन प्रदेश को किस सीमा तक? देखिए, इसमें मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताना है। पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम नगर स्थानीय निकाय के बारे में बताना है, किस हद तक वो
प्रभावी है और क्या क्या चुनौतियाँ उसके बारे में बताना था इसमें आपको। ये क्वेश्चन में स्टैटिक है। राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। उपराष्ट्रपति को सारी शक्ति मिल जाती है जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करे, जो सभापति को प्राप्त है। तो इस संदर्भ में बताना है आपको कि सभापति के रूप में उनकी भूमिका क्या क्या होती है। ठीक है, चाहे उनको मत देने का अधिकार उनको केवल नहीं होता, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार उनको होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो लोकसभा अध्यक्ष की जो पावर है वो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पावर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सारा जो सुधार प्रदान किए गए उससे जुड़ा वो सारा लिखना इसमें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आपको पता है कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है और ये आर्टिकल 338 का बी में इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो इसके तहत जो प्रावधान है वो आपको बताना है और इसका भूमिका क्या हो सकता है, किस तरह से ओबीसी के हितों की रक्षा कर सकता है, अधिकारों को सुनिश्चित कर सकता है, इसके बारे में बताना था आपको। और इसमें देखिए जब भी इसको लिखिएगा तो चुनौती भी साथ साथ लिखिएगा, इससे आपका डायमेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ना पूछे तब भी लिख दीजिए। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में आपको पता होगा। ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे सेक्टर हैं, जितने मंत्रालय हैं, सबके बीच में समन्वय की बात करता है ये। और इसके 7 पिलर हैं, तो उसमें बताना है कि सरकार उन्हें क्षेत्र में समन्वय सतर्क समन्वय करता है। ऐसे बताना आपको है कि ये तो सही है चलो कि पीपीपी मॉडल लाया जा रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं निजीकरण चक्कर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। तो इसमें आपको मेनली बताना है कि किन किन क्षेत्रों में समन्वय की आवश्यकता है और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर निजीकरण की आवश्यकता है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन निजीकरण के पक्ष विपक्ष के बारे में है, तो आपको बताना है यहाँ पे। इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा एथिक्स टाइप से है कि दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारी और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना, मतलब कह रहा है कोई भी सिंपल है, कोई भी जो कानून बनता है ना, उसको इम्प्लीमेंट अधिकारी लोग कराते हैं। अगर अधिकारी के पास उस तरह का संवेदनशीलता नहीं रहेगा, सेंसिटिविटी नहीं रहेगी, तो लागू अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इसी तरह वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक्ट बना है दिव्यांग अधिकार एक्ट 2016, वो एक्ट अपने आप में वो कागजी स्तर पर रह जाएगा अगर वहाँ के लोग संवेदनशील नहीं है, जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी हैं वो संवेदनशील नहीं है। तो आपको बताना है कि इसके एक्ट क्या क्या प्रावधान है और किन किन स्तरों पर संवेदनशीलता की आवश्यकता है। सही लाभार्थी की पहचान में उनको सही से स्कीम को वहाँ तक पहुँचाने में ज़रूरत है। इसके अलावा चुनौतियाँ क्या होती है, अगर संवेदनशीलता ना रहेगा तो चुनौती क्या क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। इसका डीबीटी के बारे में, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी के माध्यम से सरकारी प्रदेश व्यवस्था में सुधार के प्रगतिशील कदम है। इनकी सीमाएँ, डीबीटी का सीमा बताना आपको कि इसकी सीमाएँ क्या क्या है। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट आपको मेन लिखने इसमें। डीबीटी के सीमाओं में क्या क्या है। भारत श्रीलंका संकट काफ़ी गहराया हुआ है, उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा नहीं है। तो इन सब में बताना आपको है कि संकट शुरू कैसे हुआ, कारण क्या था और भारत की भूमिका क्या है। भारत अभी उससे बहुत हद तक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल भी वहाँ पहुँचाया हुआ है, खाद्य सामग्री पहुँचाया हुआ है। तो भारत की भूमिका ऐसा नहीं, भारत की जो पड़ोसी देशों की जो नीति है वो हमेशा सॉफ्ट रही है। हो सकता है श्रीलंका कुछ समय के लिए चाइना के पाले में गया हो, लेकिन इंडिया हमेशा उसकी हेल्प के लिए तैयार रहता है। आपको उसी संदर्भ में इसको बताना है। इसके बाद बिमस्टेक और सार्क, आपको बिमस्टेक और सार्क के बारे में बता देना है। स्थापना कब हुई थी, क्या हुई और दोनों में क्या समानता है, क्या समानता है, ये बता देना है। यही पूछा भी है, समानता है असमानता है क्या है। नए संगठन बनाए जाने से विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए, बताना है कि नए संगठन बनने से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, कैसे हमारा विदेश नीति चेंज हुआ है। ठीक है, इसके बाद कुछ देखिए, जब भी क्वेश्चन लिखिए इसमें कमियाँ जरूर बताइए ताकि पता चल पाए कि आगे क्या सुधार करना है। वैसे भी बिमस्टेक और सार्क उतना प्रभावी नहीं रहा है पहले जैसा, इसकी बैठकें भी लगभग हर साल नहीं होती है, तो सब के बारे में आपको चर्चा करनी है। इसके बाद आरपीआई एक्ट है, इसमें 51 के बारे में है कि कौन कौन सा वो प्रावधान है जिससे कि किसी प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है। 3-4 डायमेंशन है। पहला तो निर्णय प्रक्रिया का विवेचन करना है, फिर किस आधार पर वो शून्य होता है उनके निर्वाचन में बताना है, और उसके विरोध में वो कहाँ कहाँ जा सकता है ये बताना है। कि सारा आरपीआई एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, अगर आपको अच्छे से याद है तो आसानी से इसमें 10 नंबर उठा सकते हैं, अगर क्योंकि मैथमेटिक्स की तरह है ये क्वेश्चन। जो स्टैटिक क्वेश्चन है, जो लक्ष्मीकांत डायरेक्ट आए हुए हैं, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं टू द पॉइंट लिखे। राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों का प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। आपको बताना है कि राज्यपाल की बहुत शक्तियाँ होती है, ये स्पष्ट रूप से संविधान वर्णन है। विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो इससे मिलना विधायक शक्ति के बारे में बताना है, विधायक शक्ति क्या क्या है। कानून बनाने की शक्ति इसके पास, राज्यपाल के पास कहाँ तक है। कोई भी एक्ट तभी कानून बनेगा जब राज्यपाल उसको हस्ताक्षर करेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अध्यादेश के माध्यम से भी कानून बना सकता है, दूसरा पावर ये हो गया। तो इस तरह से जितने भी पावर है उसके बारे में बताना है आपको कि राज्यपाल की वो कौन कौन सी विधिक पावर है जिसके तहत वो कानून बना सकता है।
और ये बताना है कि विधायिका के समक्ष बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पुनः प्रयाग बेहतर इसकी व्यवस्था की भी आपको विवेचना करनी है कि विधायिका के समक्ष रखे बिना जो अध्यादेश पारित हुए हैं उससे क्या क्या चुनौतियाँ हैं वो भी बताना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है। भारत में राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में। टिप्पणी कीजिए। बताना है कि जो भी आपका सेंट्रल पार्टी है, 2 ही पार्टी मेनली भारत में, तो उनका जो झुकाव होता है केंद्रीकरण का होता है, और जो भी राज्य पार्टी होती है उनका झुकाव राज्य की ओर होता है, क्योंकि उनका जो बॉर्डर होता है राज्य पार्टी का वो राज्य के लोगों द्वारा मिलकर बनता है, इसीलिए उनका झुकाव राज्य की वजह से। विशेष राज्य का दर्जा हो गया बिहार के द्वारा, तमिलनाडु स्टेट में भी देख लीजिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो अलग राज्य की मांग हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है ना क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टी होती है वो राज्य स्वायत्तता पर आधारित होती है, जबकि केंद्रीय स्तर की पार्टी होगी वो केंद्रीकरण की ओर झुकी होगी। इसके बारे में बताना था आपको। फिर नेक्स्ट, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का आलोचनात्मक प्रश्न कीजिए। तो इसमें जो निर्वाचन प्रक्रिया है भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच उसको बताना है इसमें। फिर आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका को विवेचन कीजिए। ये जो आदर्श आचार संहिता है इसके इम्प्लीमेंट में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या बताना है आपको। बताना है कि एक आदर्श आचार संहिता कोई कानूनी इसको अधिकार प्राप्त नहीं है, कोई ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है किस तरह से उसका इम्प्लीमेंट करवाता है वो। तो बताना है आपको। इसके बाद ये बताना है कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं आदर्श आचार संहिता को बेहतर तरीके से लागू ना हो पाने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। दूसरा, पहली बात है कि निर्वाचन आयोग के पास खुद ही सजा देने का प्रावधान नहीं है, न्यायिक अधिकार तो खुद निर्वाचन आयोग के पास भी नहीं है। तो कमियों को बताते हुए बताना है आपको कि निर्वाचन आयोग क्या भूमिका हो सकती है और क्या क्या सुधार करना चाहिए जिससे कि ये बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। आपको यहाँ बताना है कि कुशल प्रबंधन मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पेशली वंचित और गरीब वर्ग में, पहले बताना है, ठीक है। और बेरोजगारी का क्या इम्पैक्ट है बताना आपको, दोनों के बारे में बताना आपको है। और बताना है कि कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त पहले बताना है कल्याणकारी योजना चल कितनी रही है बताना आपको है। और इसके अतिरिक्त आपको बताना है कि जो मुद्रास्फीति है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्पेशली गरीब लोगों पे। ऑब्वियसली जो भी गरीब लोग हैं ज़्यादातर वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी है वो मुद्रास्फीति जो हमारा जो करंट जो मुद्रास्फीति उसकी दर से बढ़ता नहीं है। जैसे सरकारी जो जॉब है उनका तो हर साल बढ़ता है पे स्केल, लेकिन इस पर नहीं बढ़ता है, इसीलिए ये चुनौती पर आपको ये बताना है। दूसरा बताना है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी के कारण मूल्य का वैल्यू गिरा है, इस कारण से भी उन्हें काफ़ी समस्या आ रही है। और कल्याणकारी योजना, और यहाँ बताना है कल्याणकारी योजनाओं में भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि इसका इम्प्लीमेंट अच्छे से हो नहीं पा रहा है। तो सारे पॉइंट को लिखते हुए बताना है कि किस तरह से कुशल प्रबंधन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता विकर्णों की बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी का महत्व घटाती है। तो आपको बताना है किस तरह जो भी डोनर एजेंसी हैं ये किस तरह से सामुदायिक भागीदारी में महत्व को घटाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, नया क्वेश्चन टाइप से है, तो इसको अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में शुल्क और अनिवार्य शिक्षा 12/2009 अपर्याप्त है, विश्लेषण कीजिए। तो ये जो एक्ट है उसके बारे में बताना है आपको, और बताना है कि ये कितना अभी तक प्रभावी रहा है और प्रभावी नहीं रहा है तो उसमें मेन कारण बताना है कि स्कूली शिक्षा का महत्व की जागरूकता की कमी है, ये बताना है आपको। इसके अलावा आपको कोई नहीं बताना है जागरूकता कमी है, लोग जागरूक भी हैं पर उस तरह उसका आधारभूत संरचना का अभाव, ये बताना है आपको। तो 4-5 एंगल से इसको लिखना है, उस तरह से लिखिएगा तो उसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं। ये हाल ही में बहुत चर्चा में था, ये I2U2, इसको मिडिल ईस्ट क्वाड बोलते हैं। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त अमेरिका, ये 4 देशों का मिलकर बना हुआ है। और इसका ये जो क्वाड बना है इसका मेन पर्पस है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। वो जो क्वाड है जो 4 देशों का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, वो है एक तरह से कह सकते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, पर इसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बढ़ाने के लिए। अभी हाल ही में भारत और यूए के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। तो इस तरह से बताना है कि भारत की स्थिति को किस तरह से रूपांतरित करेगा। आपको बताना है कि मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम जितनी होती थी भारत को इजराइल और भी जो अरब देश है उसके बीच में सामंजस्य बैठाना काफ़ी मुश्किल होता था, पर इस ऐसा ग्रुप है जहाँ पर यूएई और इजराइल साथ साथ आ गए हैं, तो ये भारत की विदेश नीति को काफ़ी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में भारत की भूमिका को भी तय करेगा ये। तो सारे पॉइंट बताना था, चाहेगा तो मैं भी बना सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा
में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन करें। स्वच्छ ऊर्जा पहल है क्या, ये बता दीजिए, और क्या इसका महत्व है पहले बताइए। इसके बाद बताइए कि भारत क्या क्या भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। जैसे भारत ने ISA बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। इसके अलावा वन नेशन वन ग्रिड, इसके अलावा बहुत सारे जो अभी पे हुआ था ब्रिटेन में जो सम्मेलन कोप का, उसमें भी जो प्रतिबद्धता थी भारत की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। भारत ने जो 5 प्रतिबद्धता किए थे 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का, उसका यहाँ पर चर्चा करना है। इसके अलावा जो भी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत उसकी सक्रिय भागीदारी करता है। और यही नहीं, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत का अपना जो भी वादे किए हैं उसको बेहतर तरह से निभा भी रहा है। 3 सारे पॉइंट डालते हुए इसको सॉल्व करना था। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन ठीक है। अगर आपको अच्छे से पॉलिटी का बेसिक नॉलेज है, करंट से जुड़े हुए हैं, IR पर आपकी अच्छी पकड़ है, तो आसानी से इसमें अच्छे स्कोर किया जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।